जी बेटा, चौधरी रहमत अली, he was a lawyer trained in Lahore and then at Cambridge University in England. तो पेशे के एतबार से वकील थे। लाहौर में पहले तालीम हासिल की एंड देन ही वेंट टू कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में वहाँ पे तालीम हासिल। During his stay in England in the 1930s, he met the Muslim leaders from the subcontinent at the Round Table Conference. मुसलमान लीडर्स, इसके अंदर अल्लामा इकबाल भी गए थे, हमने पिछली दफा पढ़ा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस बेटा उसको उर्दू में बोलते हैं, तो ये आपने अगले साल पढ़ना है गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिटेल में। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो हुई वहां पे उनकी मुलाकात मुसलमान लीडरों से हुई। He tried to convince them to press for an independent Muslim state. So he was one of the early pioneers. उस वक्त के बच्चे थे, छोटे थे, जवान थे, मतलब यूं नहीं कहना चाहिए छोटे थे, लेकिन लीडरों में शामिल अभी नहीं थे। इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की उस वक्त के मुस्लिम लीडर्स को कि दे प्रेस फॉर एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, एक इस्लामी अलग रियासत का क्याम जो है उसके लिए कोशिश की थी। Now he did not meet with success. उस वक्त इनको कामयाबी नहीं हुई। He continued to write and calculate his views, circulate his views. इन्होंने पैम्पलेट्स छापे थे, हमने 9th क्लास में इनके पैम्पलेट्स के बारे में पढ़ना भी है। तो बेटा उन्होंने अपने व्यूज को लिखना जारी रखा और इन व्यूज को वो पैम्पलेट्स की शक्ल में, किताबों की शक्ल में लिख लिख के सर्कुलेट करते। In 1933 इन अ पैम्पलेट नाम आ गया उस पैम्पलेट का, एंटाइटल्ड नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का मतलब तो बताएगा मुझे नाउ और नेवर का क्या मतलब होता है? उर्दू में हम किससे इक्वेट करेंगे? नाउ और नेवर सर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चौधरी अहमद अली प्रपोज द नेम पाकिस्तान। सबसे पहली मर्तबा पता ही हमें, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम किसी ने पहली मर्तबा और भी यूज किया हो, लेकिन बाद उन्होंने प्रपोज किया नाम पाकिस्तान का और उसकी बुनियाद रखी नहीं बेटा, इन्हीं का नाम आता है, चौधरी अहमद अली का नाम आता है पाकिस्तान का नाम से यूज करने में। बेस्ड ऑन दी प्रोविंसेस इट वुड इनकम्पैस। तो ये नाम उन्होंने उस पैम्फलेट में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये नाम उन्होंने ये सोच के रखा है कि वो सारे के सारे सूबे जो इसके अंदर मौजूद होंगे उनको शामिल किया। ही ऑल्सो फॉर्म दी पाकिस्तान। ये पता है ना आपको बेटा, पाकिस्तान में पे पंजाब से है, सीन सिंध से है, तान बलूचिस्तान से है और खैबर पख्तूनख्वा से क्या है पता नहीं। तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है उसके बारे में वैसे हमारी जो ड्यूरेंट लाइन है उसके बारे में हमें पढ़ना, और कैसे वो इलाका बरतानिया के पास था, बरतानिया की सल्तनत में, और कैसे वो इलाका फिर पाकिस्तान के पास आया, और उसके बाद फिर बंगाल भी है तो वो कैसे पाकिस्तान के पास आया। ये एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टडीज है। He also formed the Pakistan National Movement to fight for his ideas. उन्होंने अपने ख्यालात के लिए लड़ने के लिए, लड़ने से मुराद बेटा ख्यालात के लिए जब लड़ा जाता है तो उसके लिए बंदूक नहीं उठाई जाती, ठीक है, आवाज उठाई जाती है। तो अपने ख्यालात के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तंजीम बनाई, जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, ये ज़हन में रखें। which at times were difficult for the Muslim League to accept. कभी कभी मुस्लिम लीग के लिए उसकी बातें जो है वो कबूल करना मुश्किल हो जाता है। However, in 1940, the All India Muslim League acknowledged Chaudhry Rahmat Ali's effort by formally adopting his proposal for Pakistan, a separate homeland for the Muslims. तो 1940 में जब मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने चौधरी रहमत अली की ये जो प्रपोजल थी इसको फॉर्मली सरकारी तौर पे अडॉप्ट कर लिए। Sadly, due to difference of opinions, he did not agree with the final map of Pakistan. His contribution was not fully appreciated. He died in England in February 1951. तो अफसोस की बात यह है कि आपस में जो तबादला ख्याल था लीडर्स का, उसके अंदर ये एग्रीमेंट नहीं तय हो पाया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नक्शा जो है वो कुछ और समझती थी और चौधरी रहमत अली के नजदीक पाकिस्तान का नक्शा कुछ और था, और उनकी जो कोशिशें थी उनको बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया और वो फरवरी 1951 में इंग्लैंड में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली जिन्ना को हम कायदे आजम के नाम से जानते हैं। नाम इनका मोहम्मद अली जिन्ना था। 1876 में पैदा हुए, 1948 में इनकी वफात हुई।
As we have seen for much of his life as a politician and leader of the Muslim League, the Qaid believed in one state for the Indian subcontinent with a kind of federal government which would give the Muslims responsibility for most things. मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पे कायदे आज़म का यकीन था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसी फेडरल गवर्नमेंट बनेगी जो मुसलमानों को जिम्मेदारी देगी काफी सारी चीजों in the areas where they form the bulk of the population. जहां से इंपॉर्टेंट बात जो इस पैसेज से निकलती है बेटा, वो ये चाहते थे कि पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक फेडरल गवर्नमेंट बने जो मुसलमानों की ज्यादा आबादी वाले इलाकों में मुसलमानों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। Believe that this just would not work. आस्ता आस्ता हमको नजर आया कि ये सही नहीं है, काम नहीं करेगा। The Hindus after independence would just take over all power. तो अगर ताकत हिंदुओं के हाथ में चली गई तो वो सारी की सारी ताकत जो है वो उस पर कब्जा कर लेंगे। उजैर बेटा आपने हाथ खड़ा किया जी, या आप चेक कर रहे थे? आप चेक कर रहे थे। कांग्रेस हैड सजेस्टेड, बेटा माइक भी चेक कर लिया करें, माइक ठीक काम कर रहा है। So Congress had suggested that independence be obtained first and the Muslim-Hindu problem sorted out later. कांग्रेस ये कह रही थी कि पहले आजादी हासिल कर लेते हैं, तो ये जो हिंदू मुसलमान हम तो आपस में बैठ के बाद में बात कर लेंगे, अंग्रेजों को यहाँ से पहले एक दफा भेज दो। But Mr. Jinnah realized that once the British were not there to keep a controlling hand on the situation, then Hindus would seize everything worthwhile. लेकिन कायदे आज़म को ये अंदाजा हो गया था कि अगर बरतानिया यहाँ से चला गया, कंट्रोल अपना छोड़ दिया, तो हिंदू फौरी तौर पर, वो मेजोरिटी में है, हमें पता है उनकी मेजोरिटी बेटा वो कितने % हिंदू थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 65%। हाँ जी। तो बेटा उनको पता था कि मुसलमान 24% थे, हर 3 हिंदुओं के ऊपर एक मुसलमान था। तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि हिंदू जो है वो फौरन हर कीमती चीज पे कब्जा कर लेंगे, हर ताकत वाली चीज उनके कब्जे में चली जाएगी। So at the meeting of the Muslim League at Lahore in 1940, he put forward the goal of a separate Islamic state. 1940 में मुस्लिम लीग के इजलास में उन्होंने एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट का, मुस्लिम स्टेट का प्रपोजल, मकसद का तयन कर दिया। This was the end of the one nation plan. The Qaid had such a power over the Muslim population that the British would have to respect his proposal. कायदे आज़म की इज्जत मुस्लिम पॉपुलेशन में बड़े सहीर की इतनी ज्यादा थी कि बरतानिया उनकी प्रपोजल को, मशवरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Now the Viceroy tried desperately until the final act of partition. जो वाइसरॉय था, नायब था बादशाह का, यहाँ मौजूद जो यहाँ के बड़े सहीर के मामला को कंट्रोल कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की पार्टीशन के बिल्कुल एंड तक कि किसी तरह इंडिया जो है वो इकट्ठा रह जाए। He did not really believe it would be possible. लेकिन उसे यकीन था कि ये मुमकिन नहीं होगा। In August 1947, the two-nation theory became a reality. 1947 में दो कौमी नजरिया एक हकीकत बनकर नक्शे के ऊपर वजूद में आ गया। बेटा एक हिस्टोरियन है जो लिखता है कि कायदे आज़म दुनिया में बहुत कम मुल्क ऐसे हैं, दुनिया में बेटा मुल्क आजाद करवाने वाले लोग बहुत ज्यादा, मतलब कि एक बंदा है और उसको हम हीरो का स्टेटस देते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने मुल्क को किसी बाहर की ताकत से आजाद करवाते हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं, आजादी हासिल करते हैं। तो बेटा कायदे आज़म ने आजादी भी हासिल की, और दूसरी बात वो ये लिखता है कि कायदे आज़म इज वन ऑफ दोज लीडर्स जिसने आजादी के साथ साथ एक नया नक्शा दुनिया को दिया, जो नक्शा पहले से दुनिया के नक्शे पे मतलब मौजूद नहीं था। एक ऐसी बॉर्डर का क़याम जो बॉर्डर इससे पहले 1947 से पहले, 14 अगस्त 1947 से पहले वो बॉर्डर दुनिया के नक्शे पे कभी वजूद नहीं रखता। चाइना बहुत साल से, चाइना हजारों साल से, इंडिया हजारों साल से, तो लेकिन बेटा पाकिस्तान की उम्र अभी बहुत कम है। और कायदे आज़म ने खुद कहा था कि मैं एक तजर्बागाह बनाना चाह रहा हूँ इस्लाम के असूलों को परखने की। The ideology of Pakistan
हमारा ये जो मेन टॉपिक है वो आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूम रहा है, नजरिए के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम दोबारा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे आए। आइडियोलॉजी इज द नेम गिवन टू अ सेट ऑफ आइडियाज, आइडियल्स एंड बिलीफ्स। बेटा ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। आइडियोलॉजी इज द नेम गिवन टू अ सेट ऑफ आइडियाज, आइडियल्स एंड बिलीफ्स। ऐसे ख्यालात, नजरियात और यकीन that are particular to a group of people। तो बेटा हमारी कौम को किसी जुबान ने, किसी रस्मो रिवाज ने इकट्ठा नहीं किया हुआ, बल्कि किसने इकट्ठा किया हुआ है ये आपके सामने है। हमारे सामने किसने किया हुआ है? आइडियाज, आइडियल्स एंड बिलीफ्स ने। that are particular, जो एक खास लोगों के गिरोह के साथ मखसूस हैं, एंड ऑल्सो गाइड देम एज सच। और हमारी रहनुमाई इस्लामी असूल करते हैं। हमारी जिंदगी गुजारने के जो जवाबत हैं वो हमारे ये आइडियाज, ये आइडियल्स और ये बिलीफ जो है वो करते हैं। In their struggle for a separate homeland, the Muslims of the subcontinent were guided by their ideology, which helped them to achieve their goals। तो बेटा आइडियाज, एक लाइन कही जाती है, पीपल डाई, लोग मर जाते हैं, बट आइडियाज सेल्डम डाई। ख्यालात और नजरियात जो है वो कभी नहीं मरते, बहुत कम मरते हैं। इसलिए लोगों को मारने की बजाय अगर कहीं का कोई गलत नजरिया पनप रहा हो तो हमें उस नजरिए के बारे में बात करनी चाहिए। लोगों के खिलाफ हॉस्टिलिटी करने से कोई फायदा आमतौर पे नहीं होता। तो यहाँ पे मुसलमानों के लिए बहरहाल ये आइडिया जो है इसका फायदा हुआ, और इस आइडिया ने इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी सब कॉन्टिनेंट। द सेम आइडियोलॉजी ऑल्सो हेल्प द लीडर्स ऑफ The same ideology also helped the nation to frame the constitution and laws and run the country accordingly। बेटा इन्हीं नजरियात ने हमारी कौम के कवानीन और आइन और कवानीन में थोड़ा सा फर्क है। बेटा कवानीन वो होते हैं जो हमारे पुलिस के और इनकम टैक्स के और कस्टम के रूल्स को तय करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है बेटा जिसकी बुनियाद पे ये कवानीन बनाए जाते हैं। तो आइन डिफरेंट है थोड़ा सा, और लॉज डिफरेंट है। लॉज कैन वेरी फ्रॉम सिंध टू पंजाब, बट आइन इज फॉर द फेडरेशन। और हम इन्हीं आइन और कवानीन की बुनियाद पे मुल्क को चला रहे हैं। द रियलाइजेशन दैट मुस्लिम शुड know and assert their identity began slowly towards the end of the Mughal Empire। इस बात का एहसास कि मुसलमानों को अपनी अलग शख्सियत जो है उसको ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि उसको उजागर करना चाहिए, मुगल एम्पायर के जो जवाल था उसके आसपास उभरनी शुरू हो गई थी। Their defeat in the War of Independence in 1857 was a blow, but it brought the Muslims together। 1857 में शिकस्त हुई, लेकिन मुसलमान इकट्ठे हो गए। जो पहले एक दूसरे से नवाबों की शक्ल में लड़ रहे थे, एक नवाब एक इलाके का होता था, दूसरा नवाब दूसरे इलाके का, और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, वो सब क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। पर्सनैलिटीज बिगेन टू इमर्ज टू इन्फ्लुएंस द मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसी शख्सियात उभरना शुरू हुई जिन्होंने इस्लामी मुआशरे को मुतासर किया, स्कॉलर्स की शक्ल में, थिंकर्स की शक्ल में, लीडर्स की शक्ल में, जिनमें से चंद के नाम हमने अभी पढ़े हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायदे आजम, चौधरी रहमत अली और सर सैयद अहमद खान, तो मेरे नजदीक में सबसे अहम। Within a century, this common ideology that the Muslims were united by their religious and cultural identity।
बेटा इस लाइन को आपने गौर से समझना। The common ideology that the Muslims were united by their religious and cultural identity and should have the opportunity to live and progress according to their faith and its teaching gave a sense of direction and a mission to the Muslims. तो बेटा एक नजरिया उभरना शुरू हुआ कि मुसलमान जो है वो इकट्ठे हैं अपनी मजहबी और सकाफती तशख्खुस को लेकर, और उनको इस बात का पूरा हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी गुजारें अपने अकीदे और अपनी अकीदे की दी गई तालीमात के मुताबिक। We have read about some of these leaders and thinkers in this chapter and also in book 2. Here we will briefly talk about how this ideology has shaped Pakistan as a वगैरह वगैरह। I will briefly talk about how this has shaped Pakistan as it is today. The framework of the All India Muslim League was in accordance with these ideals and beliefs. This was a common and strong platform for the Muslims of the subcontinent. तो मुस्लिम लीग बेटा जो है वो मुसलमानों का मशहूर प्लेटफॉर्म बन गई पूरे इंडिया का। मीनार पाकिस्तान की एक तस्वीर दी गई है और एक इंडिया का नक्शा दिया गया है। इंडिया और पाकिस्तान का जो उस वक्त था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लेकिन ये नक्शा बना हुआ है, इसमें नॉर्थ और हम यहाँ पे ये नॉर्थ है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, और इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे मकरान का साहिल निकलता है और 22 की पट्टी से हमें UAE या दुबई से मिलाता है, और वैसे हम समुद्र के जरिए भी जाते हैं। तो बेटा इस नक्शे पे अगर आप देखेंगे तो हम मुसलमानों की आबादी जो है वो ज्यादा किस साइड पे है? नॉर्थ वेस्ट की साइड पे बहुत ज्यादा है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, और बांग्लादेश भी है नॉर्थ ईस्ट में, ये बांग्लादेश है। ठीक है बेटा, मेरा ख्याल है कि ये चैप्टर का एंड है। तो किस किस ने अटेम्प्ट किया बेटा जो एक फैक्ट फाइल बनाई थी आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे और सैयद अहमद खान पे? अभी नहीं थी? ओके बेटा, अभी इसका एक पेज और है तो वो भी पढ़ते हैं, उसके बाद इकट्ठे रह सकें। जी बेटा, the 14 points presented by Mr. Jinnah, which were the basis of all future negotiation with Congress, also embodied the basic views of the Muslims. तो इन नकात में बेटा बुनियाद रखी मुस्तकबिल में होने वाली जितनी भी कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन थी उनकी। Later events confirmed the views of Allama Iqbal, Quaid-e-Azam and other prominent leaders that the only solution to this problem was an independent country. तो बेटा बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता साबित हुआ, ये भी उसी सिलसिले की तरफ, उसी रास्ते का एक सिलसिला है 14 नकात थी। लेकिन ये कि इस वक्त तक हम खासतौर पर Quaid-e-Azam ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम इकट्ठे रह सकें। It was agreed by all and stated by Quaid-e-Azam that बेटा ये उन 14 नुकात में से चंद हैं जिनका जिक्र किया गया। पाकिस्तान should be guided by principles of justice and fair dealings with all. पाकिस्तान जो है वो जस्टिस, इंसाफ और ईमान, फेयर डीलिंग का मतलब है बेटा हर बंदे के साथ जो ताल्लुकात रखे जाएंगे वो फेयर होंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। That Pakistan was indeed a homeland not only for the majority, पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए नहीं है लेकिन माइनॉरिटीज के लिए भी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, तो ये उनका भी मुल्क है। All people were equal before the law. कानून के सामने तमाम लोग बराबर होंगे। All people were equal citizens of sovereign state, और
मुल्क के तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे, कोई शहरी किसी दूसरे शहरी से कम दर्जा कानून की नजर में नहीं रखते। The ideology of Pakistan is also expressed in the objective resolution। बेटा हम इसको करारदादे मकासद के नाम से जानते हैं। 1949 में पास हुई। 1947 के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए काफी देर लग गई थी। पहली कानून साज असेंबली बनाई गई, कायदे-आज़म ने बनाई कानून साज असेंबली, जिसका मकसद था कानून की तश्कील देना। कानून की तश्कील देने से पहले उन्होंने 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मकसद था कि मकासद तय किए कि हमारा जो आइन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो बेटा इसको हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, और ये पेश की गई मार्च 1949 में। रीडिंग द फ्रेमिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1952, और पहला कानून जिस वक्त पेश किया गया 1952 से लेके 1954 तक रहा था बेटा, 2 साल वो रहा था, और उसके बाद फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया था पहले कानून को। However, it must be admitted that this was not an easy task as there were strong difference of opinion। तो बेटा कानून बनाना, और खासतौर पे इतने बड़े मुल्क के लिए जो जैसा कि पाकिस्तान है, तो उसके लिए कानून बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर सूबा हर इलाका अपनी बात उस कानून में शामिल करवाना चाहता है। Although there have been changes in the constitution since the 1962, उसके बाद बेटा 1956 के बाद अगला कानून आया था 1962 में, और उसके बाद फिर इस वक्त जो मौजूदा कानून चल रहा है वो 1973 का आइन चल रहा है, 1973 का जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। लेकिन इन तीनों कवानीन के अंदर बुनियादी आइडियोलॉजी जो है, इन तीनों कवानीन में करारदादे मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का को एक हिस्सा बनाया गया, वो इन तीनों कवानीन का हिस्सा थी। तो इसलिए बुनियादी जो ख्यालात हैं, अंडरलाइन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज कंटिन्यूड टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। पाकिस्तान का नाम क्या है बेटा, सरकारी नाम पाकिस्तान का क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो बेटा हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, नॉट दी जस्ट पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। व्हाई डू यू थिंक वाज ऑल द सब कॉन्टिनेंट नॉट यूनाइटेड अंडर एनी, यहाँ पे पता नहीं क्या है वो मैं देख लूंगा, और बेटा सही क्वेश्चन जो है वो आपको नोट भी कर दूंगा। और गवर्नमेंट, व्हाट रोल डिड सर सैयद एंड अल्लामा इकबाल प्लेड इन, इसके अंदर बेटा काफी सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो मैं समझता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए गए जो होने चाहिए। Describe the contribution of Mr. Jinnah and Chaudhry Rahmat Ali to the freedom movement. Explain what is meant by ideology. What are the main features of ideology? अच्छा बेटा इसके वो क्वेश्चन जो यहाँ से मैंने लेने होंगे उनका मैं आपको बता दूंगा आपकी वर्कशीट में, एक वर्कशीट दूंगा आपको उसमें, और वो जो मैंने यहाँ से नहीं लेने होंगे और खुद से बनाने होंगे वो भी उसी वर्कशीट के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। आपने करना ही ये है कि आपने बेटा जितना फैक्ट फाइल जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने नहीं बनाई वो अपनी चारों फैक्ट फाइल कंप्लीट करें। बेटा आपने चौधरी रहमत अली की फैक्ट फाइल कंप्लीट करनी है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फैक्ट फाइल भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 4 फैक्ट फाइल होनी चाहिए, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके।